हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस पाठशाला। और इस इंग्लिश के सीरीज़ में मैं शक्ति ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस सीरीज़ में कंटिन्यूअस आज 6th लेक्चर है जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट को लेकर के। इसके पहले एक पूरा टॉपिक हम लोगों ने इसी चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरे के पूरे वर्ब बेसिक के एक 5 या 6 लेक्चर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा नहीं, बट कंटिन्यूटी एक बनेगी, थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। क्योंकि वर्ब पढ़ेंगे उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन जो वर्ब अग्रीमेंट बनता है उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो आज हम लोग 6th लेक्चर पे यहां पे हैं और टॉपिक आपको दिख ही रहा है कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट। तो इससे पहले कि हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चुनावी विज्ञापन जो हम लोग का है वो हमेशा कहते ही हम लोग कि शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं जो पढ़ते हैं इंग्लिश, जिनके लिए ज़रूरी है, उन तक ये बातें पहुंचाइए ना। इसे आप चुनावी विज्ञापन की तरह, जैसे चुनाव में लोग अपने प्रचार करते हैं, वैसे हम लोग भी हमेशा कहते ही रहते हैं। तो इस तरह से ले लिया करिए, थोड़ा सीरियस भी लेकर के लोगों तक पहुंचा भी दिया करिए। ठीक है, हाँ, नहीं तो चुनाव की तरह आप इसे भी मजाक समझ लें। हालांकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के दूसरे टॉपिक। जब तक मैं चीजों को समरी में, मतलब कि कल की चीजों को ब्रीफ आउट करता हूं, समझाता हूं, तब तक आप कनेक्ट हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। ठीक है, ताकि सार्थक हो पाए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें चलती रहें। कोई कमेंट हुआ करे तो, कोई चीज पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में रख दिया करिए, हम उसे जरूर पढ़ करके आपका अगले सेशन में उस बात को रख लेंगे और समझा भी देंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ साथ हम लोगों ने समझा था कि वर्ब क्या होती है। और सब्जेक्ट और वर्ब को समझते समझते हम लोगों ने यह भी देखा था कि सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इन द सेम पैटर्न हम लोगों ने कुछ और बातें करी थी वर्ब को लेकर के कि कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जो सिंगुलर होती हैं और कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जो प्लूरल होती हैं। ये पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने ये जाना था कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल होता है और सब्जेक्ट बनने का अधिकार दो चीजों को मिल रखा है, या तो नाउन को और या तो प्रोनाउन को। या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने का अधिकार मिल रखा है। कल मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब भी नाउन का काम करने लगती है। तो आज हम थोड़ा सा वर्ब के उस फंक्शन पे भी डिस्कशन आपसे करेंगे कि कैसे जो वर्ब है वो नाउन का कार्य करती है। और ऐसे ही वर्ब के बारे में डिस्कशन हुआ था, हमने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब होती है कैसे पहचानोगे और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, इस पर भी हमारे आपके डिस्कशन हुए थे। मैंने आपसे कहा था कि वर्ब जो है या तो सिंगुलर होगी या तो प्लूरल होगी। एस और ईएस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगी, नहीं तो प्लूरल रहेगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको यह भी समझाया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसा एग्रीमेंट होता है। भाई जब वर्ब सिंगुलर होगी तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, या मैं उल्टा मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। यही एक मास्टर फॉर्मूला था जिसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। कल वाली क्लास में एक बात पे और चर्चा हुई थी कि जैसे ही एक से ज्यादा चीजें होती हैं इंग्लिश में उसे आप प्लूरल कंसीडर करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई चीज एक है, जैसे ये है, तो ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पर पेन की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो प्लूरल हो जाएगी, और चाहे 2 हो जाए चाहे 2000 हो जाए, कोई मतलब नहीं रखता है। एक से अधिक हुआ नहीं कि प्लूरल हो जाएगा। तो कल एक रूल पे डिस्कस हुआ था, बात कर रहे थे हम लोग कि एंड से जब 2 चीजों को जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, राइट। तो उसी पे कभी कभी आर्टिकल का केस एक बन जाता है कि एंड से 2 नाउन जुड़े हों, पहले के पहले आर्टिकल लगा हो, दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो, एंड से 2 एडजेक्टिव जुड़े हों सिंगुलर नाउन को फॉलो करते हुए,
उनके पहले पे एडजेक्टिव लग जाए, आर्टिकल या डिटरमाइनर लग जाए। तो कल हम लोगों ने एंड के केसेस को समझ लिया था, किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है या आप पहली बार वीडियो में हैं तो जाकर के प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको कंटिन्यूटी में समझ में आए। इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया गया है, उसको आप बाद में भी देख लें, लेकिन आप अग्रीमेंट, जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो बेहतर होगा। लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 आज है। चलिए, तो आज कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहां से करते हैं। मैं आपको बताने चल रहा हूं वर्ब के बारे में, वर्ब के उस फैक्टर को डिसाइड करके, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो वर्ब कभी कभी सब्जेक्ट की तरह काम करने लगती है। जैसे कि मान लीजिए वर्ब में मैंने आपसे कहा था कि वर्ब जो है वो कैसी होती है, फिनिट होती है और एक नॉन फिनिट होती है। तो हम यही नॉन फिनिट में जब बात करते हैं तो एक होता है इन्फिनेटिव और एक होता है जीरेंड। एक इन्फिनेटिव और एक जीरेंड। इन्फिनेटिव के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इन्फिनेटिव तब होता है जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाए तो हम इसे इन्फिनेटिव, 2+V1 को इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म को जीरेंड कहते हैं। बट एक शर्त यह भी है कि ये दोनों किसके काम करने चाहिए, नाउन के। ये दोनों नाउन के काम करेंगे तभी हम उसे इन्फिनेटिव बताएंगे, नहीं तो फिर तो वर्ब हो सकता है या वो एडजेक्टिव के भी काम कर सकते हैं। लेट मी टेल यू विद सम एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि टू स्विम ना इज अ होलसम एक्सरसाइज। तो मैंने कह दिया टू स्विम इज अ होलसम एक्सरसाइज। तो आप देखें इस सेंटेंस में यहां पर टू स्विम जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसके पहले लग करके। और सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है, या तो नाउन को है या तो प्रोनाउन को है। तो ये कोई नाउन, ये कोई प्रोनाउन तो है नहीं। अगर वर्ब कुछ भी बन सकती है तो नाउन प्रोनाउन में से वो नाउन बन सकती है, क्या होकर के, या तो इन्फिनेटिव बन करके या तो जीरेंड बन करके। तो देख रहे हैं आप कि यहां पर जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू स्विम सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये नाउन का एक्ट कर रहा होगा, या तो इन्फिनेटिव या तो जीरेंड। तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि टू से एडेड है, 2+V1 है, तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि वर्ब कभी कभी नाउन कैसे बनी ना। कुछ बच्चों को इस बात पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ने कहा था कि सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन ही बनेगा, तो सर ये वर्ब कैसे सब्जेक्ट बन गया। ये बच्चों वर्ब तो है बट ये नाउन का काम कर रही है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुई। मैं चाहूं तो टू स्विम को क्या कर दूं, स्विमिंग कर दूं ना। टू स्विम को हम लोग क्या कर दें, स्विमिंग कर दें, और सारा सेंटेंस वैसे ही लिख लो, स्विमिंग इज अ होलसम एक्सरसाइज, राइट। तो स्विमिंग जब हम बात करेंगे तो स्विमिंग के बारे में भी देखो कि स्विमिंग भी तो सब्जेक्ट है ना, इसके पहले आकर के। ये वर्ब हो गया तो वर्ब के पहले वाला ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। वर्ब प्रोनाउन बन नहीं सकती है, इसलिए वर्ब नाउन बन सकती है दो तरीकों से, या तो इन्फिनेटिव बन करके या तो जीरेंड बन करके। ये ऊपर का केस इन्फिनेटिव का है और ये वाला केस किसका है, जीरेंड का है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इन्फिनेटिव और जीरेंड बन के भी कभी कभी वर्ब नाउन का काम करने लगती है, इसीलिए कभी कभी वर्ब भी आपको सब्जेक्ट की तरह दिखने लगता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे हम इन्फिनेटिव की बात करें, चाहे तो हम इन्फिनेटिव की बात करें या हम जीरेंड की बात करें, ये दोनों के दोनों ना बच्चों सिंगुलर माने जाएंगे। ये दोनों के दोनों क्या माने जाएंगे, सिंगुलर। तो सिंगुलर माने जाएंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आप रीडिंग के साथ इज ही तो लगाओगे। हाँ, अगर रीडिंग और राइटिंग कर दिया जाए, टीचिंग एंड राइटिंग कर दिया जाए, तो जब दो सिंगुलर ऐड होंगे तो प्लूरल हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर इन्फिनेटिव और जीरेंड के नंबर को डिसाइड करना हो कि इन्फिनेटिव जब कर्ता बनेगा तो किस तरह की वर्ब यूज करेंगे, तो भाई इन्फिनेटिव सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, जीरेंड भी सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। और अगर दो इन्फिनेटिव जोड़ दिए जाए, टू स्विम एंड टू टीच,
या टीचिंग एंड स्विमिंग। तो जब दो चीजें ऐड कर दी जाएंगी तो वही बेसिक बातें समझनी है, दो चीजें ऐड हुई तो प्लूरल हो जाएंगी। और फिर वर्ब कैसी फॉलो करोगे, प्लूरल वर्ब ही फॉलो करोगे, ठीक है। तो जब कभी भी इंफिनिटिव या जीरेंड कर्ता बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो ये सिंगुलर होंगे और इसीलिए इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, वो भी सिंगुलर ही लगेगी। बोलो क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अगर कभी ये डिसाइड करना पड़े कि टीचिंग लिखा है तो टीचिंग के बाद कैसी वर्ब लगाएंगे, तो टीचिंग के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही सिंगुलर कंसीडर होगा। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव भी नाउन का काम करता है, समटाइम्स, कभी कभी एडजेक्टिव भी नाउन का काम करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दैट कैन एक्ट लाइक अ सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कभी कभी कि कौन सी वर्ब लगाना है, किस नंबर का वो होगा। तो इसलिए जैसे वर्ब भी कभी कभी सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो वर्ब कभी कभी सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो हमने बताया कि कैसे वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। ऐसे ही कभी कभी एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट का कार्य करता है। एडजेक्टिव कब सब्जेक्ट का कार्य करेगा, जब वो नाउन का काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए एक एडजेक्टिव है, मैं लिख दूं पुअर, और विशेष तौर पर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं। एडजेक्टिव तो कई प्रकार के होते हैं, हम लोग 10 प्रकार के एडजेक्टिव यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब बात करते हैं, कैसा है, अच्छा है, खराब है, ठीक है ना, टॉल है, हाई, वो क्या कहते हैं, ब्रेव है। तो जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को नाउन दो तरीके से बना सकते हैं। नंबर एक, उसमें एस या ईएस जोड़ करके, मतलब मैं पुअर को क्या कर दूं, पुअर्स, राइट। और या तो एक काम किया जा सकता है कि द लिख दीजिए और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिख दीजिए, राइट। जैसे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, द पुअर। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जब जब नाउन बनाना होगा, हमारे पास दो तरीके केवल है। एक तो पुअर को पुअर्स करके, रिच को रिचेस करके, ठीक है ना, ब्रेव को ब्रेव्स करके, और या तो उन्हें नाउन बनाने का सेकंड मेथड हमारे पास है कि हम उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज कर ले। मतलब पुअर को नाउन बनाया जा सकता है दो तरीकों से, एक तो द पुअर करके और एक पुअर्स करके। रिच को अगर नाउन बनाना हो तो कैसे बना सकते हो, दो तरीकों से, या तो रिचेस कर दो और या तो द रिच कर दो। देखो भाई, पुअर है तो पुअर को या तो ऐसे बना लो, पुअर को या तो कैसे बना लो, पुअर्स करके नाउन बना लो, और या तो क्या बना लो, द पुअर करके नाउन बना लो। एग्जाम कई बार ना ऐसे मिस्टेक बना देता है, द पुअर्स आर डोमिनेटेड, ऐसे आगे नहीं लिख रहा हूं कोई सेंटेंस, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड ऐसे रख लेते हैं। तो अब अगर इस सेंटेंस को देखिए बच्चों, तो क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे द भी लगा हुआ है और पुअर्स में यस भी लगा हुआ है। तो जब नाउन बनाओगे तो एक ही तरीके से बनेगा, या तो ऐसा और या तो ऐसा। और कभी मान लो सेंटेंस में दोनों आ जाते हैं और मैं पूछूं बताओ किस पार्ट में गलती है, तो आप बोलोगे सर यही पार्ट गलत है, या तो पुअर्स कर दोगे और या तो द पुअर कर दोगे। अभी कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन इस बात में भी आता है कि सर क्या दोनों में से कोई भी लगा देंगे तो सही होगा। तो एक सेंटेंस दिखाते हैं, एक सेंटेंस देखो, उससे समझोगे कि कौन सा वाला लगाना ठीक होता है। जैसे मैं लिख दूं कि द पुअर्स आर discouraged now by riches। देखो मैंने एक सेंटेंस ऐसे ही लिख रखा है ना, आई डोंट गो ऑन सेंटीमेंट इस वाक्य के, द पुअर्स आर डिस्करेज्ड बाय रिचेस। तो अब एक बात तो तय है कि मिस्टेक है। बोलोगे कहां मिस्टेक है, कहते हो सर ये गलत है, द पुअर्स मिस्टेक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, बोल दूं कि बताओ कौन सा पार्ट है, नो एरर का लास्ट पार्ट कर दूं, तो बोलोगे सर ए पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि यहां पे द और पुअर्स एक साथ नहीं होगा। डन, मिस्टेक तो मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे करेक्ट कर दो, क्या लगाओगे, तो आप बोलोगे सर हमारे पास दो विकल्प बचते हैं, या तो हम द पुअर लगा दें तब पर भी करेक्ट हो जाएगा, और या तो हम केवल क्या लगा दें, पुअर्स लगा दें तब पर भी करेक्ट हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। लेकिन आप कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे, तो आप बोलोगे सर कोई सा सिलेक्ट कर दो, कोई तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है सेंटेंस में यूज करते समय, क्योंकि आगे देखो कंपैरिजन भी तो किया गया है।
तो कंपैरिजन अगर रिचेस से किया गया है तो यहां पर भी उसी के जैसे वाले को करेक्ट कर देना। अगर वहां द रिच लिखा होता तो हम यहां पे द पुअर वाले को चूज करते, हालांकि मतलब दोनों के एक जैसे हैं, बट जब भी सेंटेंस में यूज करते रहोगे तो थोड़ा सा इन सब बातों का भी ख्याल रख लोगे, राइट। परीक्षा देनी है तो परीक्षा के हिसाब से सोचना पड़ेगा, कैसे गलत होता है कैसे सही हो जाता है, राइट। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो इस तरह से एडजेक्टिव भी जब जब नाउन का काम करता है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, नाउन में चेंज कर सकते हैं, आइदर विद दिस मेथड और विद दिस मेथड। बट नेवर, कभी भी दोनों मेथड साथ में लगा करके हम प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्स के क्वेश्चन ऐसे मिस्टेक बना देगा। हम बहुत सारे प्रश्नों पे भी डिस्कस करेंगे आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक खत्म होते ही, ठीक है। तो बताओ, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी कभी वर्ब भी नाउन का काम करता है, इंफिनिटिव और जीरेंट वो सब्जेक्ट बन सकता है, सिंगुलर होता है ना। हाँ, एक बात तो मैंने बताई जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कि जब कभी भी एडजेक्टिव बनेगा क्या, नाउन, तो एडजेक्टिव जब नाउन बनेगा तो कैसा बनेगा, या तो बनेगा द पुअर और या तो बनेगा पुअर्स। जैसे मान लीजिए यहीं पे दिखा देते हैं, मैंने कहा एडजेक्टिव नाउन बन गया, जैसे कि द पुअर, वही दो एग्जांपल लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं रिचेस। चाहे जैसे बनाओ, चाहे तो एस और ईएस लगा के बनाओ और चाहे तो रिचेस करके बनाओ, चाहे जैसे बनाना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है द पुअर और रिचेस, मतलब कि जो ये बनेगा वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, प्लूरल। और इसके साथ वर्ब भी कैसी लगाना है, प्लूरल ही लगानी है। जैसे अगर मैं ये कर देता द पुअर हैज डिस्करेज्ड या हैज बीन डिस्करेजिंग, कुछ भी लिख दिया जाए, तो अगर मान लो कि कभी भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनेगा तो एडजेक्टिव जब जब सब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट बनने के नाते हमेशा वर्ब भी कैसे यूज करेगा, प्लूरल वर्ब ही यूज करवाएगा, और प्रोनाउन भी कैसे यूज करवाएगा, प्लूरल ही प्रोनाउन यूज करवाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? अगर मान लो कहीं पे द रिच लिखा हुआ है तो द रिच प्लूरल होगा, लेकिन अगर केवल टू रीच टू गो लिखा हुआ है, इंफिनिटिव बना हुआ है, वो तो सिंगुलर होगा। यही सब बातों का ख्याल रखना है कि कब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह फॉलो करोगे और कब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो एडजेक्टिव का केस क्लियर हो गया, वर्ब का केस क्लियर हो गया। बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आज के बाद अगर कभी वाक्य में मिलेंगे तो क्या आप इन्हें कंसीडर कर पाओगे, समझ पाओगे? ऐसा तो नहीं आपको लगेगा कि ये सब क्या पूछ लिया, अभी तक तो पढ़ा नहीं था, ठीक है। बताओ अगर कोई डाउट हो, कुछ रिपीट करना हो, रिवाइज करना हो तो बताओ, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। समझ में आया तो कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, बताइए भाई जल्दी से। डन है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होना तो नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़े। चलो एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज हम लोग दो शब्दों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दोज टू वर्ड्स आर, एक वर्ड है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, और एक वर्ड है आ नंबर ऑफ। ठीक है, दो वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे, समझेंगे भी क्या कह रहा है ये। अगर कभी किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ का यूज किया जाए ना, और अ नंबर ऑफ का यूज किया जाए, तो इनके बाद जो भी इनके बाद नाउन लगेगा 100% वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल होगा। पहली बात तो, क्योंकि नंबर का बात कर रहे हो ना, नंबर का बात कर रहे हो तो संख्या तो दिखेगा ही, तो ये भी जो नाउन होगा वो कैसा होगा, काउंटेबल नाउन होगा। CN का कार्टून नेटवर्क नहीं होगा, काउंटेबल नाउन होगा, राइट। तो द नंबर ऑफ के बाद, नंबर मतलब संख्या ना, तो संख्या किसका होगा, जिनको काउंट कर सकोगे। तो 100% तय है कि जब कभी भी द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ लिखा होगा तो इसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा। अगर कभी भी लिख दिया जाए द नंबर ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ ब्लड, द नंबर ऑफ ऑनेस्टी, गलत हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि इन चीजों के नंबर्स नहीं होते ना, इन्हें तो हम मेजर करते हैं, मापन इनका होता है। तो जिन चीजों को हम क्या कर सके, काउंट कर सके, उन्हें ही हम नंबर ऑफ के साथ यूज करेंगे। तो द नंबर ऑफ लिखा है तो फिर नाउन कैसा, काउंटेबल। अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो नाउन कैसा, काउंटेबल। बट इसके साथ वर्ब के केसेस थोड़े से अलग होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। एक नंबर का मामला है
एक बार पढ़ लिया और समझ लिया तो लाइफ टाइम रहेगा। देखो समझो बात को, इंग्लिश ना एक ऐसा विषय है जो एक बार ठीक से पढ़ लोगे तो फिर पूरे लाइफ याद रहेगी, और बहुत डायनेमिक नहीं है, हमेशा चेंज नहीं होती रहती। जीएस पढ़ोगे ना तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। इंग्लिश एक ऐसा विषय है, एक बार समझ में आ गया ना तो फिर पूरे लाइफ समझ में आएगा, और कभी भी गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बहुत मन लगा के पढ़ लो, एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलोगे तो बाद में जितने भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे यू विल फील वेरी इजी कि हाँ सर ने बताया था, ये चीज ऐसे आराम से सॉल्व होती चली जा रही। ठीक है, यू विल लव इट, आपको समझ में आएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा कि अच्छा हाँ ये वाला तो डिस्कशन हुआ था। तो जैसे अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के साथ थोड़ा सा समझो। मैं इन्हें और समझाने के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान रखना कि ये जैसे दिखते हैं वैसे फंक्शन नहीं करते। सामान्यतः अगर नहीं पढ़ा हुआ है बच्चा तो वो समझेगा कि ए लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर की बात करेगा ना, लेकिन देखो यहां पे हम एक वर्ड बता रहे हैं, आप इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखना। अ नंबर का मतलब होता है मेनी, ढेर सारे। ठीक है, तो जब कभी भी अ नंबर का वर्ड होगा ना तो वो किसकी बात करेगा, मेनी। और आप सभी लोग जानते हो मेनी कैसा होता है, बहुवचन होता है। तो आज के बाद एक माइंड में बात बनाओ कि अ नंबर ऑफ जो दिख सिंगुलर जैसा रहा है लेकिन वो सिंगुलर नहीं होता। अ नंबर प्लूरल सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी प्लूरल कंसीडर करेगा अपने साथ ना। लेकिन ये जो द नंबर ऑफ होता है जो सिंगुलर जैसा, वो क्या कहते हैं, प्लूरल जैसा दिख रहा है, बट इसे हम लोग चूंकि यूनिट, जैसे मानो कि 50 लोग हों, भले ही वहां पे ज्यादा लोग हों, लेकिन हम सबको जब मिला करके एक ग्रुप की तरह, हम एक यूनिट की तरह बिहेव करने लगे तो हम तो उसे सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। तो वहां चाहे जितने लोग होंगे, लेकिन जब हम सबको मिला के बोलेंगे द नंबर ऑफ, जब सबको मिला के बोलेंगे द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ जब सबको मिला के बोलेंगे तो बच्चों बताओ एक यूनिट हुई कि नहीं हुई, और एक यूनिट हुई तो सिंगुलर होगा कि नहीं होगा। तो जब हम बोलेंगे द नंबर ऑफ, ठीक है, तो उसके बाद का नाउन, तो देखो ऑफ के बाद का नाउन काउंटेबल होने पे कैसा होता है, प्लूरल होता है। कल कितनी बार बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि द नंबर ऑफ के बाद का नाउन बहुवचन प्लूरल। सिलेक्टिव केस हो जाएगा ना, यहां पे ढेर सारे रहेंगे तभी तो उनमें से कुछ की चर्चा कर पाओगे आप। तो इसके बाद का नाउन तो प्लूरल रहेगा, तय है दोनों के साथ, द नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल और अ नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल। लेकिन दोनों में वर्ब का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अ नंबर ऑफ प्लूरल होगा, लेकिन चूंकि ये जो द नंबर ऑफ होता है, लेट मी सिलेक्ट दिस, और हाँ जी देखो, जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिख ले और कहते हैं कि द नंबर ऑफ, तो ये जो द नंबर ऑफ होता है ना, ये किसी एक ग्रुप या यूनिट को दिखाता है। तो द नंबर में लिख सकते हैं शोज अ यूनिट और ग्रुप। तो भले ही ज्यादा लोग रहे, लेकिन जब हम सभी को एक साथ ले लेते हैं कि यूनिट बना देते हैं तो वो एक्चुअली सिंगुलर की तरह बिहेव करने लगता है। चलो ये सब बात तो समझने के लिए, रटने वाली परीक्षा के लिए रटने वाली कौन सी बात हुई, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, चूंकि अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल लगेगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, चूंकि द नंबर ऑफ किसी एक यूनिट को शो करने लगता है। रटने वाली बात इतनी हुई कि दोनों के साथ नाउन प्लूरल, लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी कैसी, बहुवचन की, और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी, सिंगुलर। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अ नंबर और द नंबर में क्या डिफरेंस है। चलो फिर से एक बार खुद बताओ, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा, प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा, प्लूरल। अब चलो नाउन और वर्ब दोनों को पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसी, प्लूरल, चूंकि अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है। और द नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी, सिंगुलर। अरे रटो ना भाई, अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर को शो करता है। नाउन दोनों के साथ प्लूरल होंगे, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में नाउन हमेशा काउंटेबल प्लूरल ही रहता है। जैसे कल वन ऑफ, सम ऑफ, आइदर ऑफ की चर्चा हुई थी ना, बात हुई थी, राइट। तो चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप खुद बताओ। एग्जांपल में तो अब उत्तर खुद ही करने लगोगे आप लोग। जैसे मैं लिख दूं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज और आर नो इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज या आर इंक्रीजिंग, और एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं, अ नंबर ऑफ बॉयज have या has not enrolled yet. A number of boys has or have not enrolled yet. चलो जल्दी जल्दी उत्तर बताओ भाई फटाफट, अब तो आप बहादुर हो गए होगे, सब समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं समझना भाई, दिमाग क्यों लगाना इतना ज्यादा। द नंबर ऑफ है और द नंबर ऑफ के बाद नाउन बहुवचन है, ये एकदम करेक्ट है। द नंबर ऑफ सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसी सिंगुलर। अ नंबर ऑफ है, नाउन सिंगुलर है, मामला यहां तक एकदम डन है। अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी होगी प्लूरल होगी। आगे प्रोनाउन भी होता तो इसी बेस पे सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड हो जाता। बताओ किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आया, नहीं समझ पाते तो रट लो, इंग्लिश भी रटने वाली चीज होती, पता लग गया अभी। बताइए एनीबडी, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी आपको ना समझ में आ रहा तो डन ना इतना बात। अभी तो प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन में आएंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे सारे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए। तो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के सारे केसेस क्लियर हो गए। चलो आज एक और, अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और वो कॉन्सेप्ट जो है वो होगा मोर देन वन। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, मोर देन वन प्लस नाउन का, राइट। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, वो कुछ ऐसा है कि मोर के तुरंत बाद नाउन और फिर देन वन का, राइट। दो कॉन्सेप्ट आराम से मन लगा के देखो, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान है, वैसा ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के केस में, ठीक है। तो देखो अभी कितना आसान चीज है, समझो इस बात को। मोर देन वन लिखा हुआ है और उसके बाद नाउन लिखना है। एक बात बताओ बच्चों, अपने जीवन में आपने चीजें तो पढ़ी होंगी कि वन सिंगुलर होता है, वन एक वचन होता है। तो अगर वन सिंगुलर है तो इसके तुरंत बाद आया हुआ नाउन भी सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं गेस कर सकते क्या? बताओ, नहीं गेस कर सकते हो तो अगर मोर देन वन लिखा है तो वन के बाद क्या पेंस लगा सकते हो क्या? मोर देन वन पेंस। देखो हिंदी के अर्थ पे मत चले जाना कि एक से ज्यादा का बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, स्ट्रक्चर पे जाओ। परीक्षा सॉल्व करनी है, परीक्षा निकालना है कि नहीं निकालना, तो वहां पे कॉन्सेप्ट पे मेहनत करो, हिंदी विंदी नहीं निकालनी। तो अगर मैंने कहा कि मोर देन वन लिखा है तो वन के बाद का नाउन बहुवचन हो सकता है क्या? अगर कहीं पे बोल दें कि मोर देन वन बॉयज, तो भले ही अर्थ आपको निकल आए, लेकिन वो मोर देन वन के बाद बॉयज, बताओ गलत हो गया कि नहीं? वन के बाद बॉय होना चाहिए था। तो रट लो भाई कि मोर देन वन के बाद नाउन कैसा? सिंगुलर। और भैया जैसा नाउन वैसी वर्ब। इसका मतलब है कि जब कभी भी मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी, एक वचन की होगी। लेकिन जरा सा सोचो, मोर लिखा हुआ है, मोर तो बहुवचन है ना भाई। मोर मतलब वो हिंदी वाला मोर नहीं, इंग्लिश वाला मोर, मतलब एक से ज्यादा। तो जब कभी भी मोर का बात करोगे तो एक से ज्यादा का बात करोगे तो प्लूरल है, तो नाउन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। रटो बस, समझो, जो कर पाओ वो करो, बट उत्तर गलत नहीं करो, बस इतनी बात। मोर के बाद नाउन कैसा? प्लूरल। अब भैया जैसा नाउन वैसी वर्ब लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो वर्ब कैसी? वर्ब भी प्लूरल। है ना मजेदार? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? दो कॉन्सेप्ट समझाने थे, एक तो मोर देन वन के बाद नाउन वाला, एक मोर के बाद नाउन फिर देन वन वाला केस। तो समझो, मोर देन वन के बाद नाउन एक वचन, क्रिया एक वचन की, और मोर के बाद नाउन आ जाए तो नाउन भी बहुवचन का और क्रिया भी बहुवचन की। कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो बच्चे कंफ्यूज कहां से होंगे कि मोर देन वन का अर्थ निकाल लेंगे प्लूरल और फिर नाउन भी प्लूरल लगा देंगे, वर्ब भी प्लूरल लगा देंगे। नहीं लगाना भाई, स्ट्रक्चर वन एक वचन है तो नाउन एक वचन, वर्ब भी एक वचन।
और यहाँ पे मोर के बाद नाउन बहुवचन, तो जैसा नाउन वैसे ही वर्ब, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आइए एग्जाम्पल के साथ और चीजें समझते हैं, देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बोलते हो कि टाइम नहीं देते उसके लिए। डन, आगे बढ़े। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल देखते ही बात समझ में आने लगेगा। जैसे मैं बोलूं कि मोर देन वन स्टूडेंट्स, मोर देन वन स्टूडेंट्स वॉज या वर, कुछ भी लिख देते हैं आगे, कॉट, राइट। एक और सेंटेंस लिख देते हैं, मोर स्टूडेंट्स देन वन वॉज या वर प्रेजेंट। चलो अब मुझे पूरा बताना कहां कहां गलती है, मैंने एक से ज्यादा भी गलतियां कर दी हैं, ऐसा हो सकता है ना। देखो पहले सेंटेंस को पढ़ो, बताओ कहां पे गलती है, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ भाई कहां गलती है। मिल गया होगा गलती, दूसरे में बताओ जल्दी से। कमेंट वमेंट किया करो, हाथ वाथ चलाते रहो, नहीं इससे मतलब पता नहीं रहेगा कि हाथ वाथ ठीक चल रहा है। अभी चलाते रहा करो, थोड़ा बहुत कुछ काम धाम करो, मतलब काम धाम का मतलब कमेंट वमेंट करो, यहाँ पे तो यही काम कर सकते हो। हाँ वो लाइक वाला बटन भी दबा सकते हो चाहो तो। मोर देन वन लिखा हुआ है ना, तो मोर देन वन, वन के बाद नाउन कैसा, एक वचन होना चाहिए था, यहाँ तो बहुवचन लिख दिया सर, गलत हो गया, करो फिर एक वचन, मोर देन वन स्टूडेंट होना चाहिए। और सर आपने कहा था कि जैसा वन स्टूडेंट नाउन जैसा क्रिया वैसी। दूसरे में देख लेते हैं, आपने कहा था सर ये प्लूरल है, मोर एक से ज्यादा की बात करता है तो नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। सर आपने तो सिंगुलर लिखा था, इसे प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ दो इसमें, मोर स्टूडेंट्स कर दो, और देन वन जैसा नाउन वैसी वर्ब, मतलब कि इसके साथ वर्ब को सही कर दो, वॉज को गलत कर दो सर। डन। क्या आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं, बताओ। किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो आपको, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत पहाड़ सा लग रहा हो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कैसे सॉल्व करें, वर्ब कैसे सॉल्व करें, सब्जेक्ट, सब तो आसान है ना। हाँ जरूरी है कि आपको कंटिन्यूटी, कल का वीडियो देखो, आज का वीडियो देखो, ठीक है, और लगातार इस सीरीज को फॉलो करते रहो। एक दिन जो भी परीक्षाएं 2-3 महीने बाद आने वाली है ना, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाओगे, ये मैं कहता हूं, ठीक है। बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा, घर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पड़ेंगे, और मैं वैसे भी आपको काफी प्रश्न करवा दूंगा, आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश पे वो मेरी टेंशन है, मैं आपके साथ जुड़ गया हूं, तो इसका मतलब है कि वो चीजें ठीक होती जाएंगी, परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन कब बनता है, वर्ब नाउन कैसे बनता है, कैसी मिस्टेक बनाता है, द पुअर क्या होता है, पुअर्स क्या होता है, द पुअर्स में क्या मिस्टेक होती है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में क्या दिक्कत होती है। इस तरह से मैंने काफी बातें आपको समझाई आज की क्लास में, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, मतलब कि 7th लेक्चर में, और इसी के आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ जो जुड़े होंगे, किससे, सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट से। हाँ एक जरूरी बात, कल मैंने आपसे एक राय मांगी थी कि अगर हम लोग इसमें कुछ वोकैब के भी क्वेश्चन रख लें तो कैसा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ सर वोकैब के क्वेश्चन भी रखिए, ऐसा करके लिखिए, ताकि मैं आपके विचारों को सुन करके, देख करके मुझे थोड़ी प्रेरणा मिले और मैं वोकैब की भी क्लासेस उसमें जोड़ पाऊँ, 5-10 मिनट थोड़े से और भी डिस्कशन हो पाए, ठीक है। वीडियोस लंबा तो नहीं हो जा रहा है, इस बात का भी ख्याल रखना है ना, बहुत लंबे वीडियोस आप देखते नहीं हो, तो इस वजह से शॉर्ट वीडियोस रख रहे हैं। थोड़े बहुत आप परिचित हो जाओगे, मेहनत करने लगोगे, आपको लगेगा कि बढ़ाना चाहिए मुझे, आपके लिए और काम करना चाहिए, तो मैं वीडियोस के टाइम को भी बढ़ा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।